दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है बल्ला से देहरादून आकर रहने लगे थे। वहां उनका एडमिशन भी हो गया था। जो है एडमिशन होने के बाद वहां बच्चे उनको वहाँ भी परेशान करते थे। वहाँ देहरादून में भी दलितों की बस्तियाँ, वाल्मीकि और जाटों की बस्तियाँ अलग अलग थी। आए दिन लड़ाई झगड़ा माहौल यही रहता था। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुजन साहित्य, दलित साहित्य, बाबा साहब का मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। धीरे धीरे मैं उस माहौल में रमने लगा था। स्वयं को एडजस्ट भी कर लिया था। कुछ दोस्त भी बन गए थे। अब मैं अकेला नहीं था। मेरा देहातीपन अब मुझे कमज़ोर और दब्बू नहीं बना रहा था। सुरजन के सभी दोस्त मुझे पहचानने लगे थे, जिनमें ज़्यादातर मारपीट गुंडागर्दी करने वाले लड़के थे जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे। फिर भी मेल जोल रखना पड़ रहा था। अपनी कक्षा में मेरी पहचान बनने लगी थी। पुरुषोत्तम नाम का एक लड़का था, वह भी मेरा अच्छा मित्र बन गया था। कई और साथी थे जिनके संपर्क में आने से शहरी जीवन से मेरा नाता बढ़ने लगा था। इंद्रेश नगर में भी कई लोग थे जो कॉलेज में पढ़ते थे। भुक्कन लाल था जो एमएससी कर रहा था। हेमलाल 12वीं में था। हिंदू नेशनल में गोपी था और कई लोग थे। हम सब लगभग हर रोज़ मिलते थे। कई योजनाएं बनती थी। सामाजिक कार्य करने का उत्साह सभी में था। इंद्रेश नगर वैसे तो एक ही मोहल्ला था, लेकिन अंदरूनी तौर पर दो हिस्सों में था। एक ओर वाल्मीकि रहते थे तो दूसरी ओर जाटव। आपस में संबंध तनावपूर्ण थे। अक्सर मारपीट लड़ाई झगड़े होते रहते थे। 2-3 परिवार भाटड़ों के भी थे जो सिख थे। उनमें आपस में ही लड़ाई झगड़े लगभग हर रोज़ होते थे। कभी कभी तो तलवारें भी खींच जाती थी। ऐसे चरम क्षणों में उनकी औरतें मर्दों को घर में खींच लेती थी। खूब शोर शराबा होता था। हेमलाल जाटव था, लेकिन हमारी मित्रता घनिष्ठता में बदल गई थी। हम दोनों एक दूसरे के घर भी आते जाते थे, और जो उन दिनों के हिसाब से काफ़ी खतरनाक कदम था। मामा मुझे कई बार आगाह कर चुके थे। उनका कहना था कि ये जाटव सुरजन को मारने घर तक आए थे और तुम उनसे दोस्ती कर रहे हो। लेकिन इन तमाम अवरोधों के बावजूद मेरा और हेमलाल का मेलजोल जारी था। उसके घर में जब भी जाता था, उसकी माँ, बहनें, भाभी सभी बहुत स्नेह दिखाते थे। उसकी छोटी बहन बहुत प्यारी और सुंदर सी गुड़िया जैसी थी। इंद्रेश नगर में एक पुस्तकालय था जिसे जाटव चलाते थे। सरकारी अनुदान से यह पुस्तकालय खोला गया था। इस पुस्तकालय में गांधी साहित्य की भरमार थी। गांधी की लिखी कई पुस्तकें मैंने इसी पुस्तकालय में पढ़ी थी। एक दिन जब मैं पुस्तकालय में बैठा था, पुस्तकें देख रहा था, तो हेमलाल ने एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में दी, जिसे उलट पुलट कर मैं देख ही रहा था। तो वह बोला, इसे पढ़ो। पुस्तक का नाम था डॉक्टर अम्बेडकर जीवन परिचय, लेखक चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु। मेरे लिए डॉक्टर अम्बेडकर उस समय तक एक अपरिचित नाम था। मैं गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, शरद तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सावरकर आदि के विषय में जानता था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर से अनजान था। त्यागी इंटर कॉलेज बल्ला में कक्षा 12 तक पढ़ाई करके भी किसी भी रूप में यह नाम मेरी जानकारी में नहीं आया। यह पुस्तकालय में भी अम्बेडकर पर कोई पुस्तक नहीं थी। कभी किसी शिक्षक या किसी विद्वान के मुंह से यह नाम नहीं सुना था। गणतंत्र दिवस पर भाषण होते थे, देश प्रेम की कहानियां दोहराई जाती थी, लेकिन संविधान निर्माता की जानकारी नहीं थी। सूचना देने वाले तमाम माध्यम इस नाम को मुझ जैसे लोगों को पहुंचाने में असमर्थ थे। मैंने हेमलाल से पूछा, कौन है यह अम्बेडकर? बारीक सी मुस्कुराहट उसके होठों पर तैर गई थी। पहले इस पुस्तक को पढ़ लो, फिर बात करेंगे। किताब लेकर मैं घर आ गया। प्रारंभ के पृष्ठों पर कुछ ऐसा नहीं था जिसे विशिष्ट कहा जा सके, लेकिन जैसे जैसे मैं इस पुस्तक के पृष्ठ पलटता रहा, मुझे लगा जैसे जीवन का एक अध्याय मेरे सामने उभर गया है। ऐसा अध्याय जिससे मैं अनजान था। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष ने मुझे झकझोर दिया था। कई दिन और रातें मैंने बेचैनी में काटी। मेरे भीतर की छटपटाहट बढ़ गई थी।
मेरी चुप्पी जो मेरे रोम रोम को जड़ बना रही थी, अचानक पिघलने लगी थी। उस पुस्तकालय में अम्बेडकर की लिखी जो पुस्तकें थी वे सभी पढ़ डाली थी। मैंने हेमलाल का आभार व्यक्त किया, उसने सचमुच मुझे एक नई राह दिखाई थी। इन पुस्तकों के अध्ययन से मेरे भीतर एक प्रवाहमयी चेतना जागर हो उठी थी। इन पुस्तकों ने मेरे गूंगेपन को शब्द दे दिए थे। व्यवस्था के प्रति विरोध की भावना मेरे मन में इन्हीं दिनों पुख्ता हुई थी। पाठ्य पुस्तकों से लेकर संचार माध्यमों तक में उन दिनों गांधी का ढोल पीटा जा रहा था। बातचीत में कई सवर्णों को गांधी के लिए अपशब्द कहते सुना था कि इस बूढ़े ने भंगी चमारों को हरिजन बनाकर सिर पर चढ़ा लिया। उनका गुस्सा कितना गलत था। अम्बेडकर को पढ़ लेने के बाद यह बात समझ में आ गई थी कि गांधी ने हरिजन नाम देकर अछूतों को राष्ट्रीय धारा में नहीं जोड़ा, बल्कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने से बचाया। उनके हितों की रक्षा की, फिर भी वे उससे खफा थे क्योंकि उसने हरिजनों को सिर चढ़ा। पूना पैक्ट की घटना ने मेरे मन में गांधी के भ्रम को पोंछ दिया था। पूना पैक्ट ने अम्बेडकर को हताश किया था। एक नया शब्द दलित भी मेरे शब्दकोश में जुड़ गया था, जो हरिजन का स्थानापन्न नहीं बल्कि करोड़ों अछूतों के आक्रोश की अभिव्यक्ति था। मुझे एक दिशा मिल गई थी। यही धारणा उन दिनों पुख्ता हो रही थी कि जो शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जा रही है वह किसी भी रूम में हमें राष्ट्रीय नहीं बनाती, बल्कि कट्टर संकीर्ण हिंदू बनाती है। जैसे जैसे साहित्य से परिचय बढ़ता जा रहा था, मेरा आक्रोश मुखर होने लगा था। मैंने कॉलेज में दोस्तों से तर्क वितर्क करने लगा था, अध्यापकों के सामने अपनी शंकाएं व्यक्त करने लगा था। यह साहस मुझे साहित्य ने दिया था। कॉलेज की गतिविधियों में मेरी सक्रियता बढ़ने लगी थी। उन दिनों देहरादून में अंग्रेजी विरोध पूरे जोर पर था। डीएवी कॉलेज के छात्र खुलकर सामने आ गए थे। शहर भर के होर्डिंग्स बोर्ड दुकानों के नाम काले पेंट से पोत दिए गए थे। मैंने इन कामों में हिस्सेदारी कर रहा था, जिसकी वजह से घर पहुंचने में देर हो जाती थी। रोज़ मामा की डांट खानी पड़ती थी। मैं जितना सक्रिय होता घर में उतना कलेश होता था। गांव में पिताजी कभी टोका टाकी नहीं करते थे। यह आने पर यह एक ज़रूरी आम बात हो गई थी। डीएवी कॉलेज से एक बड़ा जुलूस निकला था। घंटा घर से पहले स्थानीय बस अड्डे के पास पुलिस ने जुलूस को रोक दिया था। तनाव की स्थिति थी। हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस ने हिंदी समर्थकों पर गोली चला दी थी। एक छात्र की मृत्यु हो गई थी, कई घायल हुए थे। एक जुनून था छात्रों में जो इस हादसे के बाद बिखर गया था। उस दिन मामा ने मुझे घर से बाहर न जाने की हिदायत दी, फिर भी मैं बाहर गया था। लौटने पर कई घंटे मामा का प्रवचन सुनना पड़ा था। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने जीजा और बहन को क्या जवाब दूंगा? यह एक ऐसा संवाद था जो हर 2 मिनट बाद निकलता था। वे अपने प्रवचन में मेरे दोस्तों पर भी भद्दी टिप्पणियां करते थे। ऐसे समय में जसबीर चुप्पी साध लेता था। जनेसर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। जब मैं जसबीर से कहता, उसका एक ही जवाब होता, तू यहाँ पढ़ने आया है, ऐसे फालतू के काम छोड़। मुझे वे सब काम जो मैं करता था मेरी पढ़ाई का हिस्सा लगते थे, लेकिन मामा और जसबीर के लिए वे सब फालतू थे। एक दिन विस्फोट हो ही गया। हेमलाल और मैं एक साथ थे। पूरा दिन उस रोज़ पढ़ाई के अलावा हमने कोई बात नहीं की थी। लौटने पर मामा का प्रवचन शुरू हो गया था। मैंने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत भी कराने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी ही रो में मुझे डांटते रहे और मेरे दोस्तों पर फिर भद्दी टिप्पणियां करने लगे। मैं फट पड़ा था। उस दिन मामा मेरे सभी दोस्त पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। मैं गुंडे बदमाशों के साथ नहीं घूमता हूँ। पढ़ाई लिखाई के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ। पता नहीं मामा की किस दुखती रग को मैंने छेड़ दिया था। वे चिढ़ गए और मुझे गांव वापस भेजने की धमकी देने लगे थे। मुझे लगा कि एक बार फिर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। मैं कोशिश करने लगा था कि पढ़ाई जारी रखनी है चाहे जैसे भी हो, लेकिन मामा को कोई भी ना मौका मिल ऐसा होता। मेरे खिलाफ कुछ बोलने का हमारे बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था। एक ही कमरे में हम रहते थे, खाते पीते और सोते थे। मेरी कोशिशें रहती थी उन्हें नाराज़ ना करूं। उनके हुक्के की चिलम भरना, उनके पाँव दबाना, सिर की मालिश करना, यानी तमाम काम करके भी मैं उन्हें कुछ नहीं कर पा रहा था। इस तनाव में सुरजन भी शामिल हो गया था। वह भी अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिलाता था, बल्कि कई बार तो मेरी छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर भी बोल देता था, जिसका परिणाम होता था मामा प्रवचन मुझ पर कोप बनकर बरसता था। उन दिनों मैं काफ़ी तनाव में रहने लगा था। स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। उसी बीच मेरा सुरजन की ससुराल जाना भी बंद हो गया था। बस एक हेमलाल ही था जिसके पास
साथ बैठकर मैं अपना दुख को कह लहरता था। इंद्रेश नगर के साथी प्रेमचंद्र किसी जमाने में छात्र नेता थे। वे पढ़ाई छोड़कर रुड़की चले गए थे, कोई कर्मचारी संगठन चला रहे थे। 1967 के आम चुनाव में उन्होंने रुड़की विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा था। 8-10 लड़के इंद्रेश नगर से रुड़की गए थे चुनाव प्रचार में मदद करने। उनमें मैं और हेमलाल भी थे। मैंने मामा से इजाज़त नहीं ली थी, जसवीर को भी सिर को सूचना दी थी। जिस समय मैं जाने के लिए घर से निकल रहा था, मामा ने जसवीर से कहा, इसके कह दे लौटकर यहाँ ना आए, गांव चला जाए। मैंने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। बाहर बुक्कन लाल, चियानंद, हेमलाल आदि खड़े थे। मैं चुपचाप उनके साथ चल दिया था। रुड़की पहुँचते ही मैंने पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखकर रुड़की से बल्ला जाने वाली बस के ड्राइवर को दे दी थी। ड्राइवर ने वह चिट्ठी बल्ला बस अड्डे पर बुद्धू चाय वाले को दे दी थी। बुद्धू चाय वाले ने यह पिताजी तक पहुंचा दी थी। पिताजी अगले ही दिन रुड़की आ गए। मैंने उन्हें तमाम हालात बता दिए थे। वे चुपचाप सुन रहे थे। मैं भीतर से डरा हुआ था, कहीं मेरा रुड़की चुनाव प्रचार में आना उन्हें भी गलत ना लगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, तेरी समझ में जो ठीक लगे तू कर, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, पर मेरा नाम बदनाम ना करना। रही आगे पढ़ने की बात, तू यहाँ से सीधा देहरादून ही जाना। हरफूल तेरे कहना उसे उस टाइम बल्ले में पनाह दी थी जब वह कुछ भी ना जाने था। बाद में उसके लौंडे सुरजन को 2 साल बल्ला रखा, उसे भूल गया। वह अपने साथ नहीं रखेगा तो मैं तेरा अलग इंतजाम कर दूंगा, तू फिक्र क्यों करे। पिताजी उसी वक्त देहरादून चले गए थे। मैं उनकी आदत से परिचित था। मामा ने उन्हें शराब पिलाई होगी। शराब पीकर पिताजी ने मामा को लताड़ा होगा, खूब कहा सुनी हुई होगी। चुनाव प्रचार में रुड़की के आसपास के गांव मोहल्ले में हम लोग पैदल घूम रहे थे। उन दिनों लोगों के जीवन को और अधिक पास से देखने का मौका मिला था। उनके दुख दर्द सुने थे। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा थी जो लोकतंत्र और मत का सही अर्थ नहीं जानते थे। एक कागज़ का टुकड़ा बक्से में डालकर वे क्या करते थे, उनकी समझ से बाहर था। जितनी मासूमियत थी उन लोगों में जो आज़ादी के मूल्यों और अर्थों से अनजान थे। सचमुच आज़ादी वहाँ तक नहीं पहुँची थी। सत्ता के दलाल उनका शोषण और इस्तेमाल कर रहे थे। देहरादून लौटते ही मामा और पिताजी के बीच हुई कहासुनी की खबर जनेसन ने मुझे दी थी। मामा का गुस्सा मेरे प्रति और ज़्यादा बढ़ गया था। उन्हें लग रहा था कि पिताजी को मैंने भड़काकर यहाँ भेजा था। पिताजी उन्हें बहुत कुछ सुनाकर गए थे। मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई में जुट गया था। अजीब तंगी के दिन थे। जेब में कोई पैसा नहीं था। सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए कॉलेज चला जाता था। दोपहर को लौटकर चूल्हे में लकड़ी जलाकर कच्चा पक्का कुछ बना लेता था। जसवीर दोपहर को कभी कभी आता था। बिमला भाभी अपने मायके गई हुई थी। मामा दोपहर को अपने ठिकानों से रोटियां लेकर आते थे, लेकिन मेरा मन उन्हें खाने का नहीं होता था। उन रोटियों को देखते ही इच्छा मर जाती थी। बस जैसे तैसे दिन कट रहे थे। शाम को मैं जनेसर के साथ लकड़ी की टाल में चला जाता था, जहाँ टरकों में लकड़ी चढ़ाने उतारने की मजदूरी मिल जाती थी। 1-2 घंटा काम करके 5-10 रुपये हाथ में आ जाते थे, जो जेब खर्चे के काम आते थे। काम भारी और थका देने वाला था। जनेसर की तो आदत थी और सब काम लेने की, लेकिन मेरे लिए मुश्किल था। जब जेब में 2-4 रुपये रहते थे तो कॉलेज में खाली पीरियड के समय माहेश्वरी की चाय की दुकान बन और चाय का नाश्ता कर लेता था। ये दोनों चीज़ें 50 पैसे में आ जाती थी। पैसे ख़त्म होते ही फिर पेट खाली, चाय नाश्ता बंद। कुछ दिन बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। इंद्रेश नगर में शाम का स्कूल भी हम लोगों ने शुरू किया। बुक्कन लाल ने योजना बनाई, लेकिन जैसे ही बुक्कन लाल को IRD में नौकरी मिली, स्कूल बंद हो गया था। जसवीर सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी करता था। तनख्वाह से भी आधे कर्ज उतारने में चली जाती थी। माया की शादी के लिए जो कर्ज लिया था उसके ब्याज की दर बहुत ज़्यादा थी। हाथ में बहुत ही कम पैसे बचते थे। देहरादून की पहली सर्दी मेरे लिए कष्टदायक रही थी। मेरे पास सर्दियों में पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं था। गांव में तो चादर या खेस की बुरकल मारकर कक्षा में बैठ जाता था। यहाँ वह सब संभव नहीं था। स्वेटर की सख्त ज़रूरत थी। देहरादून नगर पालिका सफाई कर्मियों को खाकी रंग की जर्सी देती थी, साथ में गाढ़े खद्दर की एक मोटी कमीज भी देती थी। ये कपड़े सफाई कर्मियों की पहचान थे। दूर से ही पता चल जाता था। उन्हें देखते ही लोग कहते थे जमादार है। मैंने लकड़ी की टाल से 30-40 रुपये जमा किए थे। एक सफाई कर्मी से वह खाकी जर्सी खरीद ली थी। उन रुपयों में से टाई टेलर को देकर इस जर्सी को हरे रंग में रंगवा लिया था, लेकिन रंग बदल जाने से इस जर्सी की पहचान नहीं बदली थी।
पहले दिन जब मैं इसे पहनकर कॉलेज गया तो लड़के जमादार कहकर चिढ़ाने लगे थे। यह स्वेटर मुझे सर्दी से तो बचा रही थी, लेकिन छात्रों के व्यंग सर्दी से ही ज़्यादा तकलीफदायक है। कई बार सोचा इसे नहीं पहनूंगा, लेकिन अंत में इरादा पक्का हो गया। देखता हूँ कब तक चिढ़ाएंगे। टाल से कमाए रुपयों में से स्वेटर खरीदने के बाद कुछ रुपये बचे थे। उन रुपयों से मैंने तिब्बती बाजार से कुछ मोटी ऊन सस्ते दाम में खरीद ली थी। इससे हाफ स्वेटर बना लिया था। यह स्वेटर श्रवणलता भाभी ने अपने हाथ से बनाकर मुझे दिया था। इस तरह स्वेटर की पहली सर्दी से मैं बच गया था। एक रोज़ कॉलेज में कुछ लड़के किसी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। पुरुषोत्तम भी उनके साथ था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया, लेकिन मैं उनकी बातचीत का सार समझ नहीं पाया था। उनके चले जाने के बाद मैंने पुरुषोत्तम से पूछा तो उसने कहा, रायपुर में कोई बम फैक्ट्री है जहां मशीनों के कल